हेलो नमस्कार सुप्रभात। मेरे शेर से न्यू स्टडी पॉइंट टू अवसर में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। प्यारे साथियों, अपनी संविधान की बढ़ती हुई श्रृंखला के अंदर आज हम बात करेंगे फिर दोबारा से मौलिक अधिकारों के बारे में। कुछ मौलिक अधिकारों को हमने कल की क्लास में कर लिया था और कुछ की परसों की क्लास में करा था। आज हम मौलिक अधिकारों को सबको समाप्त कर लेंगे। टाइम इसीलिए लग रहा है क्योंकि मैं आपको सारी की सारी बिल्कुल संपूर्ण तरह से हर एक अनुच्छेद के बारे में बता रहा हूँ, तो आप टाइम के बारे में ना सोचें। मैं आपका टाइम जो लेता हूँ वो ख़राब नहीं होएगा। मैं इस चीज़ की आपको गारंटी देता हूँ कि आप जो मेरी क्लास में टाइम देते हैं वो उस टाइम को मैं कभी भी ख़राब नहीं जाने दूंगा। तो आइए कल की क्लास का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कल की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो कल की क्लास में हमने देखा था अनुच्छेद 19 की हमने बात की थी, जिसमें बताया भारत के अंदर कैसे कैसे भारतीयों को कैसे कैसे प्राप्त है, जीवन जीने का अधिकार किस में है, तो किसके अंदर है अनुच्छेद नंबर 21 के अंदर। अनुच्छेद नंबर 19 में क्या है, तो कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, सोने की स्वतंत्रता भी कहाँ पर है अनुच्छेद 19 के अंदर। शांत रहने की स्वतंत्रता, इसके अंदर मैंने आपको 5 स्वतंत्रताएं लिखवाई थी। इसके बाद 20 में चले थे दोष सिद्ध अपराधियों के लिए जिनका दोष सिद्ध हो चुका है। इसके बाद 21 पे चले थे, जैसे मैंने अभी बताया, इसके अंदर 3 स्वतंत्रताएं थी, निजता का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार और एक और थी। उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके तो बताएं। आप एक बार कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको आते हैं तो। मेरी पिछली क्लास आपने देखी होगी तो जरूर कमेंट करेंगे। इसके बाद हमने 22 देखा था, दोष सिद्ध अपराधियों के लिए संरक्षण, यानी गिरफ्तारी से पहले जो संरक्षण होता है वो करना। उसके बाद हम बढ़े थे और आज हम देखेंगे 23-24, जिसे हम कहते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो आप अपनी हेडिंग बना सकते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो आइए प्यारे साथियों एक बार देख लेते हैं अपने चार चांद टॉपिक को, जिसमें मैं आपके लिए लाता हूं एक बहुत ही बढ़िया मोटिवेशन शायरी। आइए देखते हैं चार चांद। चार चांद में दिया है, तीर को आगे छोड़ने के लिए उसे पीछे खींचना पड़ता है। इसी प्रकार कोई भी काम को करने के लिए आपको पहले मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपको उसका फल मिलेगा। पहले आप सोचते हैं कि पहले मैं सक्सेस हो जाऊं, बाद में मेहनत करूंगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। आपको कष्टों से पहले गुजरना पड़ेगा, उसके बाद ये कष्ट ही आपके फूलों के गुच्छों की तरह बन जाएंगे। जो फूल होता है वो पहले कहाँ से निकलता है, तो फूल भी एक बार कांटे से होकर गुजरता है, तभी जाकर वो किसी के काम आता है, तभी उसे फूल कहलाया जाता है। उससे पहले वो कांटा ही होता है जिसमें लोग हाथ डालना भी पसंद नहीं करते कि कहीं हमारा कुछ कष्ट ना हो जाए, हमारे चुभ ना जाए। लेकिन जब वो खिल जाता है तो वही कांटा एक फूल का निर्माण करता है। तो इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि आपको अच्छे दिनों लाने के लिए आपको एक बार बुरे दिनों से जरूर गुजरना पड़ेगा। इस टाइम मानते हैं कि इस टाइम बुरे दिन चल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हमेशा इसी बुरे दिन में रहेंगे, ऐसा संभव नहीं है। आप एक बार कष्ट सह के तो देखें। इतिहास गवाह है, जिस व्यक्ति ने कष्ट सहा है उसी व्यक्ति ने इतिहास भी बदला है। तो आइए देखते हैं अपनी क्लास को। एक बार वीडियो को शेयर कर दें और सभी को एक बार जोड़ लें। मैं जैसे आपसे रोज कहता हूं कि आप मुझसे हर रोज 2 PM पर हर रोज मुझसे लाइव क्लास में जुड़ें, जिससे कि लाइव क्लास में मैं आपके क्वेश्चनों का भी जवाब दे सकूं। तो वैसे अगर क्वेश्चन बाद में भी देखते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना कोई भी डाउट है तो उसे पूछ सकते हैं। आइए देखते हैं आज की क्लास को। आप अपना हेडिंग बना सकते हैं, जिसे हमने कहा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो आता है हमारा 23 से 24 तक। आइए प्यारे साथियों, अनुच्छेद 23-24, इससे पहले ही हमने बात कर चुके थे। तो इसके अंदर हम देखेंगे पहला अनुच्छेद, जिसे हम कहते हैं अनुच्छेद नंबर 23। अनुच्छेद नंबर 23 में क्या कहा है, तो अनुच्छेद नंबर 23 में कहा है
मानव तस्करी और बलात्श्रम के बारे में, यानी जो मानव अंगों की जो तस्करी होती है, जो मनुष्य को बेचा जाता है, और बलात्श्रम जो मनुष्य के साथ दुर्व्यवहार करा जाता है, उसी के बारे में इस अनुच्छेद में बताया है कि ऐसा अगर कोई भी आपको पाया जाता है तो वो आपका मौलिक अधिकार है, आप उस पर केस दायर कर सकते हैं। आइए देखते हैं अनुच्छेद नंबर 23 हमारा क्या कहता है। तो अनुच्छेद हमारा 23 कहता है मानव बलात्श्रम, मानव तस्करी एवं बलात्श्रम यानी मानव अंगों की तस्करी और बलात्श्रम का मतलब किसी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार करना। अगर किसी व्यक्ति को साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और मानव अंगों की अगर तस्करी हो रही है, काटा पीटा जा रहा है, तो उसके खिलाफ आप केस दायर कर देंगे, वो आपका मौलिक अधिकार है। अगर आपको इसमें कोई कष्ट है तो आप केस दायर कर सकते हैं। आइए अगला अनुच्छेद हमारे पास आता है अनुच्छेद नंबर 24। अनुच्छेद नंबर 24 हमारा क्या कहता है। तो अनुच्छेद नंबर हमारा 24 कहता है बाल श्रम पर प्रतिबंध, यानी 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए, यानी 6 से नहीं, सॉरी, 14 वर्ष से कम बच्चों के लिए, 14 वर्ष से जिनकी उम्र कम है, उन्हीं बच्चों के लिए जो है कार्य करने पर प्रतिबंध है। ये कौन से अनुच्छेद में बताया हमें, तो ये बताया हमें अनुच्छेद नंबर 14 में। तो आइए देखते हैं अनुच्छेद नंबर 24। तो इसमें क्या दिया है हमें, तो मानव, वो इसमें दिया है बाल श्रम पर प्रतिबंध। बाल श्रम पर प्रतिबंध, और प्रतिबंध कितने साल के बच्चों के लिए दिया है, तो संविधान के अंदर 14 वर्ष से कम उम्र के लिए। अगर कोई भी व्यक्ति 14 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को अगर काम पे लगाता है तो उसका कारखाना, उसका जो भी काम वो करता हो वो जब्त हो जाएगा, अगर वो केस दायर कर दे उसके घर के तब। अन्यथा आज के टाइम में जो है वो बेरोजगारी की समस्या थोड़ी ज़्यादा है, तो इसे देखते हुए जो बच्चा है वो पढ़ाई पर कम फोकस रखता है और काम पर ज़्यादा फोकस रखता है, तो वो 14 साल से पहले ही काम कर लेता है। लेकिन अगर इस कारणवश अगर उसके घर को ने अगर उस मालिक पर केस कर दिया कि 14 वर्ष से कम बच्चे से काम करवाते हैं, तो उसे एक बुरा हर्जाना भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वो उसका मौलिक अधिकार है और वो उससे मौलिक अधिकार छीना जा रहा है। क्योंकि सरकार ने कहा है कि 6 से लेकर 14 साल के बच्चों की जो परवरिश करेगी वो कौन करेगी, तो सरकार करेगी। जैसे मैंने आपको अनुच्छेद नंबर 21 के ए में भी लिखवाया था, और 39 के ए में भी यही बात आएगी, और 45 के ए में भी। मैंने इनके बारे में आपको 1 बाय 1 आगे बताता हूँ। आइए अपने अगले अनुच्छेद को देखते हैं। अनुच्छेद नंबर अब हमारे पास आएगा 25, 26, 27, 28, यानी 25 से लेकर 28 तक हमारे पास अधिकार आते हैं धार्मिक स्वतंत्रता के। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार कैसे आते हैं, तो धर्मों के बारे में, जैसे कि धर्म, कोई भी धर्म हो तो उनसे संबंधित क्या क्या कारण होगा, उनकी आय जो होगी उस पर कर दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, इसी के बारे में बताया अनुच्छेद नंबर 25 से लेकर 28 तक, जो है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आइए अपना 25 से लेकर 28 तक गिन लेते हैं हम। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार आप नोट जरूर करते चलें, जैसे मैं आपको हर क्लास में बताता हूं। 25 से 28 तक आएगा हमारा तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और 25 में हमारा जो अनुच्छेद नंबर 25 है, इसके अंदर हमें किस बारे में बताया गया है, तो इसके बारे में देख लें। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, जैसे कि धर्मों से संबंधित मैंने आपको बताया, कोई भी बात होगी तो वो कहाँ आएगी, 25 से लेकर 28 तक आएगी हमारे भारत के संविधान के अंदर। इसके बाद हमारा अनुच्छेद 1 बाय 1 हम देखते हैं। 1 बाय 1 हम देखते हैं। जो अनुच्छेद नंबर हमारा 25 आता है, वो अनुच्छेद नंबर 25 का कहता है, तो
हम 25 कहता है किसी भी धर्म से संबंधित उपासना करने का अधिकार या किसी भी धर्म से संबंधित उसके रीति रिवाजों को मानने का अधिकार जो है हमारे 25 ने दिया है। इसके बाद इसमें आप लिख सकते हैं कि किसी भी धर्म से संबंधित भारत में उपासना एवं उसके प्रति रीति रिवाजों को भारत में मानने का अधिकार जो दिया है। तो आइए किसके अंदर है, 25 के अंदर। तो भारत में उपासना एवं रीति रिवाजों मानने का अधिकार, मनाने का अधिकार। यानी जो धर्म से संबंधित कोई भी उपासना करते हैं, किसी भी धर्म को पूजते हैं, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म से संबंधित आप चाहें तो किसी भी धर्म से संबंधित उसकी उपासना कर सकते हैं। इस पर सरकार का कोई भी आदेश नहीं होगा कि आप ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो आपका मौलिक अधिकार है। आप चाहें तो किसी भी धर्म से संबंधित आप उसकी उपासना कर सकते हैं, किसी भी धर्म से संबंधित उसके रीति रिवाजों को मान सकते हैं। आइए अगला अनुच्छेद हमारे पास आता है जिसे कहते हैं अनुच्छेद नंबर 26। और अनुच्छेद नंबर 26 में कहा है कि धार्मिक कार्यों के लिए अगर आप सम्मेलन करना चाहते हैं, धार्मिक कार्यों के लिए अगर कहीं भी कोई भी कीर्तन हो, भजन हो, या अगर मुस्लिमों में अगर उर्स होता है या और भी पारसी धर्म में नवरोज त्योहार होता है, उसे मनाने का अधिकार जो है वो कोई भी धर्म के लोग कर सकते हैं। तो इसके बारे में हमें बताया अनुच्छेद नंबर 26 के अंदर। तो अनुच्छेद नंबर 26 हमारा कहता है, अनुच्छेद नंबर हमारा 26 कहता है किसी भी धर्म से संबंधित सम्मेलन करने का अधिकार, किसी भी धर्म से संबंधित सम्मेलन करने का अधिकार 26 में, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि आप चाहें तो किसी भी धर्म से संबंधित कोई भी कार्यक्रम कर सकते हैं, उस पर सरकार अपनी प्रस्तुति देगी और ना कि उसे रोकेगी, क्योंकि वो आपका मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकारों को छीना नहीं जा सकता। ये आपका मौलिक अधिकार है, इसे आपसे अगर कोई छीनता है तो आप इसके खिलाफ केस दायर कर सकते हैं। आपकी 101% बात सुनी जाएगी, क्योंकि मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में मैग्ना कार्टा कहा गया। मैग्ना कार्टा का मतलब भारतीय संविधान की जो आत्मा है, जो उत्पत्ति है, वो महत्वपूर्ण रूप से मौलिक अधिकारों को ही बताया गया है। इसके बाद हमारे पास अगला अनुच्छेद आता है जिसे अनुच्छेद नंबर कहते हैं 27। और 27 में कहा है कि प्रत्येक आय को, जो संविधान की जो आय होती है, संविधान के अंदर संविधान नहीं, किसी भी धार्मिक सम्मेलन में अगर किसी भी आय या ऐसा मान के चलें, आपको समझाने के लिए मैं बताता हूं कि कोई भी मंदिर अगर आपके यहाँ या किसी के यहाँ भी कोई अगर मंदिर है और उसमें कोई भी आय इकट्ठा होती है, कोई भी पूंजी इकट्ठा होती है, तो उस पूंजी से क्या होगा, तो उस पूंजी पर कोई भी सरकारी टैक्स नहीं लगेगा, कोई भी कर नहीं लिया जाएगा, चाहे वो पूंजी 10 रुपए की हो या 10 करोड़ की, कितने रुपए की भी पूंजी हो, उस पर सरकार का कोई हक नहीं होगा। वो सिर्फ जनता का ही होता है और जनता का ही रहेगा। वो जनता चाहे तो उसे कैसे भी अपना मैनेज कर सकती है। आइए देखते हैं अपना अगला अनुच्छेद नंबर 27 को आप नोट कर लें। अनुच्छेद नंबर 27 है, भारत में प्रत्येक धार्मिक आय को कर मुक्त समझा जाएगा। कर मुक्त समझा जाएगा। अनुच्छेद नंबर 27 भी हो चुका है। इसके बाद हमारे पास अनुच्छेद नंबर 28 कहता है कि भारत के अंदर कोई भी जो धार्मिक होगा, जो भारत के अंदर स्कूल कॉलेज होते हैं
भारत के अंदर कोई भी संस्थान है, पढ़ाने से संबंधित इंस्टीट्यूट होते हैं, स्कूल कॉलेज होते हैं और क्या बोलते हैं कोचिंग सेंटर होते हैं, यहाँ पर कोई भी धार्मिक संबंधित शिक्षा नहीं दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति ऐसी धार्मिक कोई शिक्षा देता है तो उसके खिलाफ सरकार कानूनी कार्रवाई कर सकती है कि आपने ये धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक कार्य के लिए ये चीज़ क्यों फैलाई। तो आइए इसके बारे में नोट कर लेते हैं कि कोई भी संस्थान शैक्षणिक शिक्षा उपलब्ध नहीं कराएगा। अनुच्छेद नंबर 28 डाल के आप नोट करें, कोई भी शिक्षण संस्थान धार्मिक शिक्षा उपलब्ध नहीं कराएगा। आप इसे एक बार नोट कर लें। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले अधिकार पर, जिसे कहते हैं सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, जिसमें आते हैं हम मौलिक उसके अल्पसंख्यकों के बारे में हम बात करते हैं। 29 से 30 तक जो दिए गए हैं हमें सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए हैं, क्योंकि हमने बताया अल्पसंख्यकों की स्थिति जो थी वो ठीक नहीं थी। आइए नोट कर लिया होगा, तो चलते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आइए इसके बाद अपना नोट कर लें 29-30 में हमें दिया है शैक्षणिक अधिकार। अनुच्छेद नंबर 29-30 को आप नोट कर लें। 29-30 में हमें दिया है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, 29 से 30 तक। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। तो आइए देखते हैं 29 हमारा क्या कहता है। तो 29 कहता है कि अल्पसंख्यकों के लिए जो है वो प्रबंध किए जाएंगे कि अल्पसंख्यक रीति रिवाजों को, अपने रीति रिवाजों को किस तरह से बनाए। तो अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार दिए गए हैं कि वह चाहे तो अपने रीति रिवाजों को किस तरह से मना सकता है। तो लिख सकते हैं इसके बारे में, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए संरक्षण। 29 लिख लें आप। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए संरक्षण। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए संरक्षण, और वो किस तरह से कि अगर कोई भी अल्पसंख्यक चाहे तो वह अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपने रीति रिवाजों को कैसे कैसे मनाएगा, कैसे कैसे बनाएगा, उसके बारे में वह स्वयं प्रबंध कर सकते हैं। सरकार ने उनको अनुमति दी हुई है। तो कैसे, अगर कोई भी व्यक्ति अल्पसंख्यक है तो वह क्या करेगा, तो अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपने रीति रिवाज आदि को बनाने का अधिकार स्वयं को नहीं दिया गया अल्पसंख्यकों को। इसके बाद हमारे पास अगला आता है अनुच्छेद नंबर 30। अनुच्छेद नंबर 30 कहता है कि अल्पसंख्यक चाहे तो वह शिक्षण, धार्मिक मतलब किसी भी अगर अल्पसंख्यक चाहे तो शिक्षण के अंदर धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बता सकते हैं, यानी धार्मिकता की पढ़ाई करा सकते हैं। लेकिन अभी हमने आपको पिछले अनुच्छेद में बताया था, अनुच्छेद नंबर 28 में, कि कोई भी शिक्षण संस्थान धार्मिकता के बारे में कोई भी बात नहीं बताएगा, कोई भी शैक्षणिक संस्थान धार्मिक शिक्षा नहीं देगा। लेकिन जो अल्पसंख्यक हैं इनको अपवाद के तौर पर कह सकते हैं कि अनुच्छेद नंबर 30 में इनको अधिकार दिए गए हैं कि कोई भी अल्पसंख्यक तो चाहे तो वह क्या कर सकता है, तो वह
शिक्षण शिक्षा दे सकता है, यानी धार्मिक शिक्षा दे सकता है। अगले में लिख लें आप अनुच्छेद नंबर 30। अनुच्छेद नंबर 30 लिख लें कि अल्पसंख्यक चाहे तो धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। लेकिन ये अधिकार किसी और को नहीं दिया गया है, सिर्फ अल्पसंख्यकों को दिया गया है। बाकी के लिए अनुच्छेद नंबर 28 में सबको मना कर दिया गया है, लेकिन अपवाद के तौर पर अनुच्छेद नंबर 30 दिया है। इसके बाद हमारे पास अगला अधिकार आता है जिसे कहते हैं संपत्ति का अधिकार। आप जानते होंगे, नहीं जानते मैं बताता हूं जिस व्यक्ति को नहीं पता, कि हमारे संविधान में जो हमारे पास स्वतंत्रताएं दी गई हैं मौलिक अधिकारों की, कितनी स्वतंत्रताएं हैं, तो वो 7 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। तो 7 स्वतंत्रताएं आप नोट कर सकते हैं। पहले आप एक लाइन में नोट करने से, जैसे जैसे मैं आपको बताता हूं, पहले आप समझ लें कि हमारे संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। 7 तरह की स्वतंत्रताओं में मैंने आपको 5 स्वतंत्रताएं बता दी हैं। अगली स्वतंत्रता हमारी आएगी जिसे कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। एक हमारा है संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार हमारा 6ठा अधिकार है, और इसे क्या किया गया, तो इसे हमारे संविधान से निकालकर अनुच्छेद नंबर 300A में डाला गया। तो हुआ कौन सा, तो 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में। 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, और इसी के तहत संपत्ति का जो अधिकार था इसे निकालकर भाग नंबर 12 में और अनुच्छेद नंबर 300A के अंदर इसे संपत्ति के अधिकार को ऐड कर दिया गया, और भारत का जो संवैधानिक अधिकार बनाया, लेकिन मौलिक अधिकार नहीं रहा। इसके बारे में आप लिख सकते हैं, आप चाहें तो अनुच्छेद नंबर 31 भी लिख सकते हैं। वैसे ये समाप्त हो चुका है, वैसे लिखने का इसका कोई फायदा रहेगा नहीं क्योंकि ये समाप्त हो चुका है। मैं आपको अनुच्छेद नंबर 300A के अंदर आपको इसकी जानकारी दूंगा, क्योंकि ये अनुच्छेद नंबर 23 में 300A में पहुंचा हुआ है। तो आइए अनुच्छेद नंबर 31 के बाद हम डायरेक्ट 32 को देख लेते हैं, क्योंकि वो समाप्त हो चुका है। आप लिख सकते हैं अनुच्छेद नंबर 31 डाल के, अनुच्छेद 31 में डाल सकते हैं संपत्ति का अधिकार। लेकिन ये समाप्त हो चुका है। और ये समाप्त होकर कहां पहुंचा, तो ये पहुंचा तो संविधान संशोधन हुआ। तो हुआ कौन सा संविधान संशोधन, तो इसके तहत हुआ हमारे पास जिसे कहते हैं, सॉरी अभी तो बोल रहा था, चौवालीसवां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन हुआ हमारे पास कब, 1978 में। और इसी के तहत जो संपत्ति का अधिकार था इसे निकालकर कहाँ गिरा, तो इसे दे रहा 300A के अंदर। संपत्ति के अधिकार को कहाँ गिरा, तो गिरा 300A के अंदर। ऐसे लिख लें, भाग 12 में और 300A के अंदर। इसके बाद हमारे पास अगला अनुच्छेद आता है जिसे कहते हैं अनुच्छेद नंबर 32। और अनुच्छेद 32 में हमें क्या की दिया है, तो अनुच्छेद नंबर 32 में हमें दिया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे कहा जाता है संविधान की आत्मा। तो आइए नोट करते हैं अनुच्छेद नंबर 32। आप ऊपर नोट कर लें। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें हमें क्या क्या दिया है, तो इसके अंदर हमारे संविधान में जो अनुच्छेद नंबर 32 है, आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारी न्यायिक रिटें कहाँ है, तो न्यायिक रिटें
अनुच्छेद नंबर 32 के अंदर ही है न्यायिक रिटें, और ये न्यायिक रिटें किसकी हैं? तो ये है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक रिटें हैं, और ये कितनी है? तो ये होती है 5 प्रकार की, जिसके बारे में बताता हूँ। पहला आता है हमारे पास, पहली रिट आती है जिसे कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो इसके बारे में देख लें, एक एक करके लिख सकते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, और अगली आती है हमारे पास जिसे कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। उसके बाद हमारे पास अगला आता है परमादेश। परमादेश, परमादेश। इसके बाद हमारे पास अगली आती है उत्प्रेषण। इसके बाद आती है चौथी जिसे कहते हैं अधिकार परीक्षा। इसके बाद हमारे पास 5वीं रिट आती है, और 5वीं रिट हमारे पास क्या आती है? जिसे हम कहते हैं प्रतिषेध। तो इसे भी आप नोट कर लें, प्रतिषेध। प्रतिषेध, इन्हीं के बारे में मैं आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी बता देता हूं। आप क्लास को पॉज कर आप इसे नोट जरूर कर लें कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कि कोई किसी व्यक्ति को सशरीर 24 घंटे के अंदर कोर्ट के सामने पेश करना, उसे कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसके बाद हमारे पास अगला आता है परमादेश। परमादेश का मतलब एक छोटा सा होता है ये कि सोते हुए को जगाना, यानी किसी भी कंपनी को या किसी भी संस्था को अगर कोई आदेश दिया गया है और वो उस पर काम नहीं कर रही है, तो एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? तो उसको परमादेश भेजता है। इसलिए इसे कहते हैं सोते हुए को जगाना। आप इसे लिख सकते हैं, सोते हुए को जगाना। इसके बाद हमारे पास अगला आता है, और इसे लिख लें सशरीर पेश करना। इसके बाद आता है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण को क्या बताया है? तो उत्प्रेषण को सुप्रीम कोर्ट चाहे, उत्प्रेषण में बताया कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो किसी भी अधिनियम न्यायालय के, जो कोई भी अधिनियम न्यायालय है उसके केस को क्या कर सकता है? तो उसके निर्णय लिए गए हैं तो उन निर्णयों को रद्द कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो अधिनियम न्यायालय के निर्णय को रद्द कर सकता है। और ऐसा कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद हमारे पास आती है जिसे कहते हैं, यह हो गया अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा में हमें क्या बताया? तो अधिकार परीक्षा नियुक्ति से संबंधित कोई भी अधिकार होगा तो वो कैसे होगा? तो उसके लिए भेजा जाता है अधिकार परीक्षा, नियुक्ति संबंधित। नियुक्ति संबंधित अधिकार। इसके बाद हमारे पास अगला आता है प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब क्या होता है? प्रतिषेध का मतलब होता है कि किसी भी अधिनियम न्यायालय में अगर कोई कार्रवाई चल रही है तो वो सुप्रीम कोर्ट उसे अपने अंतर्गत ले सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट क्या करता है कि अधिनियम न्यायालय के केस को अपने अंतर्गत ले सकता है। अपने अंतर्गत ले सकता है। ये हमने 5 तरह के बारे में आपको बता दिया है कि 5 रिटें कौन कौन सी होती हैं, और इन्हीं रिटों को देखते हुए संविधान के अंदर इसे ज़्यादा वरीयता दी है किसने? भीमराव अंबेडकर ने। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा? तो संविधान की आत्मा, तो आप लिख सकते हैं BR अंबेडकर, यानी भीमराव अंबेडकर। BR अंबेडकर यानी भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो संविधान की आत्मा कहा
अनुच्छेद नंबर 32 को। इसके बाद हम अपने अगले अनुच्छेद की तरफ बढ़ते हैं। अगला अनुच्छेद हमारे पास आता है जिसे कहते हैं अनुच्छेद नंबर 33। तो आइए अनुच्छेद नंबर 33, सॉरी हाँ 33। तो 33 में हमें बताया कि संसद को कानून बनाने का अधिकार है, संसद को कानून बनाने का अधिकार है, जबकि विधानमंडल को नहीं। मौलिक अधिकारों से संबंधित कानून कौन बना सकता है? तो संसद। तो अगला आप नोट कर सकते हैं अनुच्छेद नंबर 33, सॉरी 33। अनुच्छेद नंबर 33 आता है कि संसद को अधिकार है कि वह मौलिक अधिकारों से संबंधित कानून बना सकती है। परंतु विधानमंडल नहीं। जो केंद्र में चलता है वो चलता है संसद, और जो राज्य में चलता है उसे कहते हैं विधानमंडल। यानी राज्य की वरीयता नहीं मानी जाएगी और जो केंद्र है उसकी वरीयता दी जाती है। आइए अगला अनुच्छेद हम देखते हैं। अगला अनुच्छेद हमारे पास आता है अनुच्छेद नंबर 34। अनुच्छेद नंबर 34 कहता है कि वैसे अनुच्छेद नंबर 34 भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बाद आप लिख सकते हैं अपना कि वैसे ये अनुच्छेद तो वैसे हो ही चुके हैं कि आगे के अनुच्छेद जो है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट होते तो मैंने आपको लिखवाया था। खाली लिखवाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है कि एग्जाम में भी नहीं आए और मैं आपकी कॉपी भरवाता चलूँ, इससे भी फ़ायदा नहीं है। तो प्यारे साथियों, हमारा जो है आज का चैप्टर जो है समाप्त होता है। यानी मौलिक अधिकार 12 से लेकर 35 तक हमने निपटा दिए हैं। अब चलते हैं, अब हम देखते हैं अपने अगले अनुच्छेदों को। और अगला अनुच्छेद हमारे पास आता है भाग नंबर 4 के अंदर। भाग नंबर 4 हमारे पास क्या आएगा? तो भाग नंबर हमारे पास 4 आएगा जिसे कहते हैं नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व। तो नीति निर्देशक तत्व को कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे हम? तो 36 से 51 तक पढ़ेंगे हम नीति निर्देशक तत्व। आप चाहें तो उसकी हेडिंग बना सकते हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे कल। तो आज की क्लास हमारी समाप्त होती है। प्यारे साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं कि क्लास कैसी लगी। और आपको अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो सभी को शेयर कर दें, जिससे कि मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं वो मुझसे जुड़े। हर रोज़ 2 PM पर मैं आपसे जैसे हर रोज़ मिलता हूँ लाइव क्लास में, हर रोज़ 2 PM पर। आइए, आज की क्लास हमारी समाप्त होती है। अंत में भाई बिना देरी के खुश रहें, मस्त रहें, खुश रहें, मस्त रहें। अपने अन्नदाता, अपने गुरुजनों, अपने माता पिताओं का सम्मान करें। और चलते हैं, जैसे ही क्लास का टाइम भी काफ़ी हो चुका है, तो चलते हैं हम। जय हिंद, जय भारत।